नमो अर्हन्ताणं नमो सेत्थाणं नमो आयर्याणं नमो उवज्झायाणं नमो लोये सव्वसाहूणम् ऐसो पञ्चनमुक्कारो सव्वपावपणासनो मङ्गलानं च सव्येसिं पठमं हवै मङ्गलम् पठमं हवै मङ्गलम्। श्री शांति सदा शिव सुमिरन में मैं चित्त को सतत रमाता हूँ। श्री शांति सदा शिव सुमिरन में मैं चित्त को सतत रमाता हूँ। शांतिमय जग का कल्प करूं, शांतिमय जग का कल्प करूं, सबको सहृदय क्षमाता हूँ। मति स्मृति में सतगुरु बस जाओ, चिर शांति जगत में पन पाओ। मति स्मृति में सतगुरु बस जाओ, चिर शांति जगत में पन पाओ। अज्ञान तिमिर हट जाए मेरा, अज्ञान तिमिर हट जाए मेरा, आत्मा से सावज बिसराओ। प्रभु विश्वसेन चिरानंदन, प्रभु विश्वसेन चिरानंदन, शांति सुख कीर्तन गाता हूँ। शांतिमय जग का कल्प करूं, शांतिमय जग का कल्प करूं, सबको सहृदय क्षमाता हूँ। श्री शांति सदा शिव सुमिरन में मैं चित्त को सतत रमाता हूँ। 16वें तीर्थंकर शांतिनाथ भगवान को वंदन नमन। चरम तीर्थेश समण भगवान महावीर स्वामी को वंदन नमन। चतुर्विद तीर्थ को प्रणाम। समस्त भव्य आत्माओं की भव्यता को प्रणाम। तत्वार्थादिगम सूत्र के रचयिता वाचक उमा स्वाति जी की प्रज्ञा को प्रणाम। नॉर्थ कैरोलिना श्री संघ को प्रणाम, आभार। इस सृष्टि के सारे ही जीव जो हर पल हम सब के लिए सहयोगी है, प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष हर निमित्त समवाय का आभार आभार आभार। सिद्धा सिद्धि मम दिसंतु, सिद्धा सिद्धि मम दिसंतु, सिद्धा सिद्धि मम दिसंतु। हे सिद्ध परमात्मा, हम सबको सिद्ध स्वरूप का दर्शन हो, हमारा सिद्ध स्वरूप उजागर हो, उजागर हो, उजागर हो। आमीन। जय हो। फिर से हम इस सत्र में जुड़े हुए सभी लोगों का आभार व्यक्त करती हूँ। और नॉर्थ कैरोलिना का श्री संघ जिसमें प्रवीण भाई, अमित भाई,
और भारत से जुड़े हुए सारे लोग, आप सब तत्व ज्ञान में रुचि रख रहे हैं, ये बहुत बड़ी बात है, क्योंकि मोस्टली लोग तत्व ज्ञान को नहीं सुनना चाहते, समझना भी नहीं चाहते। और अगर कभी उनको सुनने का मौका मिल जाता है, तो उसमें रस भी नहीं लेते। पर यहाँ तो लोग रस के साथ सुन रहे हैं, बड़ी मज़ेदार बात है। हम पिछले कई सारे सेशंस में 5 ज्ञान की ही चर्चा कर रहे हैं। क्यों उन्होंने ज्ञान की बात छेड़ी? क्योंकि जब बात ये आई कि हमें मुक्त होना है, तो हम कहाँ खड़े हैं? हमें अपनी लिमिटेशंस का भी तो ज्ञान हो। तो बताया कि हमारी संभावनाएँ क्या है, हमारी क्षमताएँ क्या है और हमारी सीमाएँ क्या है। हर चीज़ उन ज्ञानियों ने हमारे लिए प्रकट करके रख दी। बीज को देखो तो कभी लगता ही नहीं, इस बीज से इतना बड़ा वृक्ष बनेगा और इस बीज से करोड़ों बीज पैदा हो जाएँगे। एक छोटे से बीज को देख के कौन सोच सकता है? अभी गर्मी का मौसम है इंडिया में और अमेरिका में शुरू होने वाला है। तो यहाँ हम जब तरबूज, खरबूज ये सब खाते हैं, उसमें कितने सारे बीज निकलते हैं। तो हम देखते हैं छोटा-सा बीज है, लेकिन हमें नहीं पता इस बीज की संभावना क्या-क्या है। दिखने में तो वो एकदम लिमिटेड है, छोटा-सा, एकदम छोटा, उसको देख के कोई कल्पना नहीं कर सकता। लेकिन देखो, कुछ प्रक्रियाओं से गुजरता है और वो बीज इतना विशाल वृक्ष बन जाता है। ऐसे ही हम में से हर एक व्यक्ति, चाहे कितना ही छोटा दिखता हो, कितना ही लिमिटेड दिखता हो, लेकिन हम सब एक बीज की भांति है, जिसमें अनलिमिटेड पॉसिबिलिटीज़ है। और हमारी जो चरम योग्यता है, जो अल्टीमेट योग्यता है, जो अल्टीमेट हमारा पोटेंशियल है, वो ये है कि हम सब सिद्ध हो सकते हैं, हम सब मुक्त हो सकते हैं, बुद्ध हो सकते हैं। कितनी अद्भुत बात है। अनुभवी लोग कहते हैं कि संसार में सफलता में तो कोई व्यक्ति कम पढ़ा लिखा होगा, कोई ज़्यादा पढ़ा लिखा होगा, कोई कम अमीर होगा, कोई ज़्यादा अमीर होगा। यहाँ पर तो सबका अलग-अलग सफलताओं की अलग-अलग सीमाएँ, क्षमताएँ और संभावनाएँ हैं। लेकिन एक पॉइंट ऐसा है जहाँ पर कि सब व्यक्तियों के पास में अल्टीमेट योग्यता है ही। मतलब हर व्यक्ति मुक्त हो सकता है, ये बड़ी मज़ेदार बात है। हर व्यक्ति अपने भीतर मौजूद स्थिति से, जिसको लोग परमात्मा बोलते हैं, कोई सत्य बोलता है, कोई निर्वाण बोलता है, कोई भगवान बोलता है, अपनी उस क्षमता को हर एक व्यक्ति प्राप्त कर सकता है। वहाँ पर कोई सीमा नहीं है। दुनियावी ज्ञान में सीमाएँ हो सकती है, दुनियावी सफलताओं में सीमाएँ हो सकती है, अलग-अलग क्षमताएँ हो सकती है। हर व्यक्ति इंजीनियर नहीं हो सकता, हर व्यक्ति डॉक्टर नहीं हो सकता, हर व्यक्ति वकील नहीं हो सकता, हर व्यक्ति चार्टर्ड नहीं हो सकता, हर व्यक्ति सफल मैनेजर नहीं हो सकता। सबकी अलग-अलग क्वालिटीज़ होगी। ना जाने किसमें कौन-सी है, किसमें कौन-सी है, लेकिन मुक्त होने की जहाँ बात आती है, तो हर कोई हो सकता है। कितनी मज़ेदार बात है। तो हम बात कर रहे हैं मति ज्ञान, श्रुत ज्ञान, अवधि ज्ञान, मनःपर्यव ज्ञान और केवल ज्ञान। केवल ज्ञान वह स्थिति है जो हमारी अल्टीमेट सिचुएशन है, हमारी परम अवस्था है, वो केवल ज्ञान है। केवल ज्ञान का मतलब द ओनली नॉलेज, जहाँ कोई भेद नहीं, कोई प्रभेद नहीं, कोई ज्ञाता नहीं, कोई ज्ञेय नहीं, सारे समाप्त हो गए, मात्र प्रकाशित अवस्था रह गई, जो हमारा असली स्वरूप है। हम सबका स्वरूप है। स्वरूप है, लेकिन फिर भी अभी वो उजागर क्यों नहीं है? तो उसका कारण बताते हैं कि हम कहीं न कहीं जो सीमित ज्ञान है अभी, उसी को हम इतना प्रधानता देकर के बैठ गए हैं कि हम अपने ही भीतर की असीमित क्षमताओं से खुद ही चूकते जा रहे हैं। कोई दूसरा नहीं हमें वंचित कर रहा है। हमारी स्थिति से
हमारी मुक्त अवस्था से वंचित कोई हमें और नहीं कर रहा। कोई लोग बोले कर्म कर रहे हैं, कोई लोग बोले आरा कर रहे हैं, कोई लोग बोले संसार कर रहा है, कोई लोग बोले हम गृहस्थी इसलिए कर रहे हैं। नहीं, नहीं, कोई भी अन्य नहीं कर रहा। हमें अपनी ही मुक्त अवस्था से अगर किसी ने दूर किया है, तो वो हमारी अपनी मान्यताओं ने किया है। हमने मान रखा है कि अभी तो हम गृहस्थी है, अभी तो हम संसारी है, अभी तो हम पाँचवारे में, अभी तो हम फला जगह पे है, अभी तो हम जिस जगह है वहां से मुक्त नहीं हो सकते, अभी तो हम ये स्थिति में है, अभी तो हमारे बहुत कर्म है। ये सब हमारी मान्यताएं हैं। अनुभवी लोग कहते हैं कि अंधेरा कितना ही घना क्यों ना हो और कितना ही पुराना क्यों ना हो, कितना ही सदियों पुराना, कितना ही जन्मों पुराना, कितना ही क्यों ना हो अंधेरा, लेकिन जब उसको हटाना है तो कुछ करने की जरूरत नहीं। एक ज्योति जगे, एक दीपक जले और वो अंधेरा समाप्त हो जाएगा। ऐसे ही अज्ञान समाप्त हो जाएगा। खाली एक ज्योत जगे। अब कोई लोग हैं वो अंधेरे से लड़ने जाते हैं और कोई लोग हैं जो वो ज्योत जगाने का पुरुषार्थ करते हैं। अब जो अंधेरे से लड़ने जाते हैं वो कभी क्रोध पे काम करते हैं, कभी मान पे काम करते हैं, कभी माया पे, कभी लालच पे। दो लोग बैठे हमारे पास में, कहने को वो पति पत्नी है, और जो पति पत्नी कह दो तो समझ में आ गया कि झगड़ा तो चालू ही रहेगा, ब्लेम गेम तो चालू ही रहेगा। पति पत्नी बोलने के साथ ये चीजें तो मान ही लेनी चाहिए पहले से ही। नहीं हो तो बहुत बड़ी घटना है, मतलब अपवाद हो सकता है कभी कोई, बाकी पॉसिबल नहीं है। तो पत्नी बोलती है पति के लिए, इनको इतना गुस्सा आता है, इतना इतना गुस्सा आता है, मारा सा मैं तंग आ गई इनके गुस्से से। एक मुझे देखो, कोई कितना भी कह दे लेकिन मुझे गुस्सा ही नहीं आता है। इतने लोगों ने मेरे साथ ये किया वो किया, लेकिन देखो मैंने क्या किया। वो अपनी बात बताने लगी। मैंने कहा ठीक बात है, एक का आप क्रोध का शाय दिखा रहे हो और आप क्रोध नहीं कर रहे, इस बात का अभिमान कर रहे हो। तो अगर हम अंधेरे से लड़ने जाए तो एक पत्ती दूसरी पत्ती, ना जाने कौन कौन सी पत्ती के जहर को खत्म करने की कोशिश करेंगे। पॉसिबल नहीं। कोई क्रोध का, कोई मान का। अब क्रोध नहीं करने का अभिमान हो सकता है, किसी को क्रोध करने का हो सकता है, ना जाने सबकी स्थिति अलग अलग है। तो हमारी बीमारियां बहुत सारी है, लेकिन उपचार, उपचार एक ही हो सकता है। वो है बस एक ज्योत जग जाए, सारा अज्ञान खत्म, सारा अंधेरा खत्म। वो ज्योत जगने का पुरुषार्थ करना है हमें। अभी तो हम इस ज्योत को जगाने के लिए फिर हम किसी और की तलाश में लग जाते हैं। गड़बड़ी ये हो जाती है, क्योंकि वो ज्योत भीतर ही है। बस अपनी दृष्टि को घुमाना है, बाहर से भीतर लाना है। जब बाहर से भीतर दृष्टि घूमती है, तो कौन सी चीजें हमारे बीच में लगातार आनी शुरू हो जाती है। तो उसके कुछ नाम बताए। देखा जाए हकीकत में तो वो सब बीमारियों के नाम हैं। मति, स्मृति, संज्ञा, चिंता, अभिनिबोध इत्यनर्थांतरम। इस 13वें सूत्र की बात हम पिछले सेशन में कर चुके हैं, जिसमें हमने मति और स्मृति के बारे में बात की थी कि मति और स्मृति पर्यायवाची है, सिनोनिमस है। मति कह दो, स्मृति कह दो, माइंड मेमोरी कह दो, इंटेलेक्चुअल स्थिति कह दो। अब ये जो इंटेलेक्चुअल सिचुएशन है, हमारी मेमोरी है, ये सब हकीकत में तो बीमारी है, पर इसी को हम अपनी संपदा समझ रहे हैं। गड़बड़ी क्या हो रही है, जो हमारी सीमाएं हैं उसी को हम अपना आभूषण समझ रहे हैं। एक बार की बात, एक बादशाह ने अपने शहर में एक घोषणा करवा दी कि नगर की सीमा के बाहर इतना बड़ा जो जंगल का एरिया है, बहुत विशाल, तो मैं इस विशाल जंगल क्षेत्र को, इस भूमि को सबके लिए खुला करता हूँ। जिसको जितनी जगह घेरनी है वो जगह घेर ले, और जो जितनी जगह फला तारीख तक घेर लेगा, फला डेट तक, वो जगह उसको दे दी जाएगी। अब कितनी विचित्र बात है। ऐसी घोषणा मिल जाए कि ये लैंड ओपन है सबके लिए, आपको इस लैंड में से जितना पार्ट लेना है, जितना जगह पे घर बनाना है, बना लीजिए।
आदमी का लालच भागेगा। और लैंड की बात आते ही जेंट्स के माइंड में तो एकदम डिफरेंट ही सिचुएशन आ जाती है। कितनी सारी प्लानिंग, कितनी सारी स्थितियां। लोग दौड़े, सबने अपने अपने घर बांधने चालू कर दिए। किसी ने कितना घेरा, किसी ने कितना घेरा, जितना हाईएस्ट घेर सकते हैं घेरा। और एक बंदा है रोज जाता है वहां पे, लेकिन कोई जगह नहीं घेर रहा, कोई मकान नहीं खड़ा कर रहा, कोई दीवार नहीं खड़ा कर रहा। जाता रोज है, और वहां रजिस्ट्रेशन हो रहा है, वहां नाम हो रहा है कि किसने क्या घेरा, किसने क्या घेरा। और फला जब डेट आती है तो राजा भी वहां, बादशाह भी वहां पे पहुंचता है। और बादशाह पहुंच करके देखता है किसने कितनी जगह घेरी, सबका ब्यौरा उसके सामने आता है। तो वो एक आदमी का ब्यौरा आता है कि वो रोज आ रहा है, लेकिन कोई भी जगह पे उसने चार दीवारी नहीं खड़ी करी। तो उससे पूछा गया भी तुम रोज आ रहे हो और तुमने कोई चार दीवारी खड़ी नहीं करी, तो तुमको क्या लैंड मिलेगी। तो बोला इसलिए चार दीवारी खड़ी नहीं करी क्योंकि चार दीवारी खड़ी करता हूँ तो वो तो छोटा ही होएगा। और मैंने अपना रजिस्ट्रेशन करवाया लेकिन कोई दीवार नहीं खड़ी करी, क्योंकि तो सारा ही मेरा है। और वो बादशाह उसको ऊपर से नीचे देख रहा है कि बात तो ये ठीक कर रहा है, लेकिन ये पागल लग रहा है। ऐसी बात तो कोई पागल ही करेगा। हर कोई आदमी सीमा बांधने की कोशिश करता है, और ये तो पागल है, ये कह रहा है कि सारा ही लैंड मेरा है, ऐसा कैसे। और वो फकीर जोर जोर से हंसने लगा। वो था तो फकीर, लेकिन आता इस तरह से था जैसे कोई फकीर ना, पता कैसे लगेगा, तो जब बोलेगा तो पता लगेगा। अधिकांश लोग तो बोलने से ही पकड़ पाएंगे, बिना बोले पकड़ पाए ऐसे तो बहुत थोड़े लोग हैं। और वो जोर जोर से हंसने लगा बादशाह के सामने, और बोला कि ये लैंड कितनी, हम कितनी भी सीमा बांध लेंगे, सब छोटा हो जाएगा। और जब पूरी असीम मिल रहा है तो छोटा क्यों करना। और वो असीम धरती है, सारा लैंड मेरा है, मुझे नई सीमा बांधनी थी, क्योंकि सीमा बांधना तो सीमित करना है। ये बात सुन करके कई लोगों ने तो उसका मजाक उड़ाया, उसको पागल करार किया। पर बादशाह बड़ा समझदार था, उसकी आंख खुल गई। उसको लगा कि मैं अपने नगर का विस्तार करना चाह रहा था, इसीलिए मैं सबको लैंड दे रहा था कि जित जो जो घर बना लेंगे तो मेरी नगर सीमाएं और बढ़ती जाएगी। और ये बड़ा मजेदार आदमी ये कह रहा है कि कितना भी आप बड़ा कर लो सब सीमित हो जाएगा, क्योंकि जैसे ही चार दीवारी खड़ी करी वैसे ही आपने अपने आप को लिमिटेड बना लिया। अब हमारी बुद्धि जो है बहुत लिमिटेड है, मति जो है बहुत लिमिटेड है। लेकिन हम इस मति को ही ज्ञान समझ बैठते हैं, ये हम भूल कर देते हैं। और अनुभवी लोग हमें हमारी भूल समझाने के अनेक तरीके अपनाते हैं कि किसी तरह से हमें अपनी भूल दिखाई पड़ जाए, हमारी बीमारी दिखाई पड़ जाए, हमारी सीमाएं दिखाई पड़ जाए, कि हम मति को, मेमोरी को, माइंड को, इंटेलेक्चुअल को, बुद्धि को ऐसा समझते हैं कि बस हम बहुत श्रेष्ठ है, क्योंकि हमने एक किताब एक बार पढ़ी और मुझे सब याद हो गई। वाह। एक बार सुना और सब याद हो गया। वाह। लोग तारीफ करते हैं। भुला ही नहीं भूला जाता स्थूलीभद्र की बहनों का वो इतिहास, वो कहानी, कि सात बहनें, सातों बहनों के अंदर ये विशेषता, एक बार में सुने तो पहली को याद हो जाए, दो बार सुने दूसरी को याद हो जाए, और सात बार सुने सातवीं को याद हो जाए। चाहे कितना ही बड़ा ग्रंथ हो, चाहे कितना ही बड़ा श्लोक हो, चाहे कुछ भी हो। तो हम इन सब की तारीफ करते हैं, लेकिन हमें नहीं पता कि ये सब हमारी सीमाएं हैं। शब्दों को रट लेना, शब्दों को मेमोराइज कर लेना सीमा है, सीमित स्थिति है। मति, स्मृति, संज्ञा, चिंता, अभिनिबोध इत्यनर्थांतरम, इतने सारे पर्यायवाची नाम इसलिए बताए विद्वानों ने कि ये पता लग जाए कि हम चाहे मति बोले, चाहे स्मृति बोले, चाहे संज्ञा बोले, चाहे चिंता बोले, चाहे अभिनिबोध बोले, चाहे किसी भी दशा से अपने आप को ये समझने की कोशिश करे कि अरे मेरे पास इतना नॉलेज है, लेकिन ये सारा जो नॉलेज है ये इंफॉर्मेशन है, ये सेंसरी नॉलेज है, सेंसेस से आ रहा है। और जो सेंसेस से आ रहा है वो इनडायरेक्ट है, और हमारी संभावना कुछ और है, हमारी क्षमता कुछ और है। ये जो संज्ञा शब्द आया, संज्ञा शब्द का अर्थ है, संज्ञा शब्द का अर्थ है जो सेंसेस से हो रहा है, सेंसरी नॉलेज। संज्ञान, जैसे हम कहते हैं हमने कुछ सूंघा, और फिर उस जो स्मेल हमने लिया, उस स्मेल के प्रति हमारी एक मेमोरी भी बन गई, और उस स्मेल के साथ हमारे अंदर कुछ
अलग चीज़ें पैदा भी होने लगी। तो जो स्मेल ले रहे हैं हम, जो आँख से देख रहे हैं हम, जो कान से सुन रहे हैं हम, वो सब हमारी सेंसेस के अंदर रिकॉर्ड होता जाता है। सेंसेस के थ्रू हम जो जा रहे हैं, वो हमारे माइंड में रिकॉर्ड होता जाता है और फिर धीरे-धीरे वही रिकॉर्डिंग हमारा एक अलग तरह का व्यक्तित्व बना देती है। इसीलिए देखो हम में से कुछ लोगों को पर्टिकुलर खाने की स्मेल के साथ ही भूख लग जाती है। पर्टिकुलर खाने की स्मेल के साथ ही उल्टी आना शुरू हो जाती है। जैसे कोई अगर प्योर वेजिटेरियन हो और उनके सामने कोई नॉनवेज खा रहा हो, तो उनको नॉनवेज को कई बार तो देखने के साथ ही उल्टी आ जाती है, सूंघने के साथ ही। अब ये क्या हो रहा है, हमारी सेंसेस कुछ चीज़ों को रिकॉर्ड कर रही है और फिर उसकी रिकॉर्डिंग के कारण से अब जो नई सेंसेस अब प्रेज़ेंट में कुछ सेंसेस कुछ और आ रहा है, कुछ और सेंस हो रहा है। तो हमारी प्री रिकॉर्डेड स्थितियाँ हमारी प्रेज़ेंट के सेंस के साथ में तालमेल अगर नहीं कर पाती है, तो हमारे भीतर एक अलग तरह का एक्सपीरियंस डेवलप हो जाता है, जैसे उल्टी आना, जी मचलाना, गुस्सा आना। अब देखो बड़ी विचित्र-विचित्र परिस्थितियाँ हैं हमारी। एक आदमी है जो किसी मरे हुए चूहे को देख ले, तो उसको एकदम अ, भीतर से ऐसा लगने लगता है जैसे कि उसके भीतर कोई दुर्गंध भर गई हो। उसकी बेचैनियाँ बढ़ जाती है और वो मरे हुए चूहे, मरे हुए जानवर की दुर्गंध के साथ ही, उसको देखने के साथ ही उसका दिमाग खराब हो जाता है। अब ये क्या है? ये एक तरह की बीमारी है। अब ये बीमारी क्या है कि हमने अपनी सेंसेस के थ्रू जो कुछ रिकॉर्डिंग कर ली है, अब प्रेज़ेंट में हमारी सेंस कुछ और आती है, तो हम उसके साथ तालमेल नहीं कर पाते। और इसका अपोज़िट भी सेम है कि कोई है जिसके साथ हमारी रिकॉर्डिंग बहुत मज़ेदार हो चुकी है, जैसे रसगुल्ला का स्वाद है, जैसे गुलाब के फूल को देख कर के कोई अलग सिचुएशन आती है, जैसे कोई खाने का कोई अलग ही पर्टिकुलर स्मेल है, वो हमको जैसे ही आती है, हमारे भीतर एक अलग तरह की सिचुएशन पैदा हो जाती है। और फिर हम चलते हैं, हम प्रभावित होते हैं, हमें चलाया जा रहा है। कौन चला रहा है? हमारी ये मेमोरी, हमारी ये संज्ञाएँ और इन संज्ञाओं के साथ हमारी बन चुकी कंडीशनिंग। और फिर इसी कंडीशनिंग के तहत हमारे भीतर पैदा होती है चिंता। अब चिंताएँ पैदा होती हैं क्योंकि सेंसेस ने अपने भीतर जो रिकॉर्डिंग्स कर ली है, अब वो रिकॉर्डिंग्स इतनी भीतर अंदर संचित हो गई है कि हमारे सामने हमारी सेंसेस के अकॉर्डिंग चीज़ नहीं आ रही है, तो चिंता चालू हो जाएगी और कैसे वो चीज़ आए, उस बात की चिंता चालू हो जाएगी। जैसे हमें पर्टिकुलर टच चाहिए, अगर वैसा टच ना मिले, तो भी हमारे भीतर में एक बेचैनी चालू हो जाएगी। पर्टिकुलर स्मेल चाहिए, वैसी स्मेल ना मिले, तो बेचैनी चालू हो जाएगी। पर्टिकुलर देखने को चाहिए और कुछ और देखने को मिल जाए, तो बेचैनी चालू हो जाएगी। तो हमारी स्मृतियाँ, हमारी संज्ञाएँ हमारे भीतर कैसी चिंताजनक स्थितियाँ ला रही है और हम उस चिंताओं में लगातार डोल रहे हैं। इसीलिए कितने लोग हैं जो अपने पर्टिकुलर भोजन, पर्टिकुलर लाइफ़स्टाइल के अगर डिफरेंट स्थिति में ले जाए तो बीमार पड़ जाते हैं। तो वहाँ से भागने की कोशिश करते हैं। हमसे भी लोग सवाल पूछते हैं, आप जगह-जगह जाते हो, जगह-जगह का खान-पान, रहन-सहन कैसे एडजस्ट होता है? बात तो सही है, क्योंकि मेरे को कई लोग ऐसे मिले जो गुजरात के हैं, तो वो बोलते हैं कि हमें गुजराती जो पतला-फुल्का होता है, अगर कोई मोटी रोटी खिला दे, हम खा ही नहीं सकते, हमको पतला-फुल्का ही चाहिएगा। अब गुजराती में अगर सब्ज़ी मीठी है, तो हमको वो मीठी सब्ज़ी चाहिएगी, अब हमें कड़वी मिल जाए या बिना मीठे की मिल जाए, तो हम अंदर ही नहीं ले जा सकेंगे। तो उन्होंने अपनी बॉडी को उस तरीके से डेवलप कर लिया है। अपनी सेंसेस की, अपनी मेमोरी की वो कंडीशनिंग हो गई है और ये कंडीशनिंग हमारी बंधन बन गई। तो कितने जो घर-बार छोड़ कर के सन्यास के पथ पे चले हैं, वो भी कई बार इतनी कंडीशन्ड होते हैं, तो वो अपने-अपने एरिया से बाहर भी नहीं जाते क्योंकि उनको लगता है अपने एरिया से बाहर गए तो हमें वो चीज़ें नहीं मिलेगी जो हमको यहाँ मिल रही है। बस यहीं गड़बड़ी हो गई। हमने सीमा बना ली, चार दीवारी बना ली। तो वो फ़कीर हँसा ज़ोर से बादशाह के सामने कि तुम क्या कर रहे हो? किसको मकान कह रहे हो? ये पूरी धरती है, वो सब बिना बाँधा देखा जाए, तो पूरी धरती हमारी है, लेकिन हम सब ने बाँध लिया, नाम लगा दिया। और खोजने जाओ,
ये नाम कहाँ सत्य है? ये सीमा कहाँ सत्य है? क्या हम धरती आकाश को बाँट सकते हैं? लेकिन हम सब कोशिश करते हैं, ये धरती मेरी, ये आकाश मेरा, फिर सबका एक-एक नामकरण कर देते हैं। फिर नामों के साथ ऐसे कनेक्ट हो जाते हैं। तो ये जो स्मृतियाँ हैं, जो हमारे भीतर क्षेत्र की है, स्पर्श की है, गंध की है, रस की है, दृश्य की है, ये सारी स्मृतियाँ, ये सारी संज्ञाएँ, क्योंकि संज्ञा सेंस कर रहे हैं हम इनको, ग्रहण कर रहे हैं, इंद्रियों के थ्रू, और फिर ये हमारी सतत स्मृति में बनी रहती है, इसलिए भी इसको संज्ञा कहा। सतत ज्ञान में बने रहना, सतत स्मृति में बने रहना, उसको संज्ञा कहा। अब वो जो सतत स्मृति बन गई है, वो पर्टिकुलर हमारी संरचना बनाती जा रही है, और फिर उस पर्टिकुलर कंडीशनिंग के कारण से हमारे भीतर चिंताएँ पैदा होती है, तनाव पैदा होता है, बेचैनियाँ पैदा होती है, और फिर इन्हीं बेचैनियों को कोई तो व्यक्ति अंडरस्टैंड करके इनसे बाहर आ सकता है, और कोई व्यक्ति इन्हीं बेचैनियों के साथ बेचैन बना रह करके पूरी जिंदगी एक पर्टिकुलर सीमा में, एक दायरे में, अपनी कंडीशन्ड स्थितियों के साथ में जिएगा और मर जाएगा। और फिर उसको जिस चीज की पकड़ होगी, वो उस पकड़ में पहले तो कभी सुख ढूंढ पाता है, और फिर कभी उसी पकड़ की वजह से दुख पाता है, और इस तरह से लगातार वो अपनी सेंसेस के साथ में सुख पाने की कोशिश कर रहा होता है और दुख पाता जाता है। और हम सबको सेंसरी सुख का ही थोड़ा बहुत एक्सपीरियंस है, और उसमें भी हमको वो सुख चाहिए जो उत्तेजक हो, जो कहीं हमारे भीतर कुछ एग्रीवेट करे, कुछ स्टिमुलेट करे। तो हम सब क्या करते हैं, नया नया टेस्ट ढूंढते हैं। अब जितना हम डेवलपमेंट कर रहे हैं, वो नया नया टेस्ट ढूंढने की वजह से कर रहे हैं, चाहे वो कपड़ों में हो, चाहे वो फैशन में हो, चाहे वो खाने में हो, चाहे वो रहने में हो, लाइफ स्टाइल के कितनी सारी चीजों में हो। लेकिन हमारा सारा डेवलपमेंट जो हो रहा है, जिसको हम सो कॉल्ड डेवलपमेंट कह रहे हैं, वो सारा डेवलपमेंट केवल सेंसेस के लिए हो रहा है, कि कैसे हमको ये सेंसरी प्लेजर मिलता जाए। तो हम अपने इंटेलेक्चुअल का यूज, मति का उपयोग इसलिए करते जा रहे हैं कि हमारी सेंसेस के थ्रू हमें जो प्लेजर मिल रहा है, वो बढ़ता जाए, वो बना रहे, वो टिका रहे, और फिर अपनी अपनी सेंसेस के साथ जिसकी जिस तरह की कंडीशनिंग है, वो अपनी उस कंडीशनिंग के अकॉर्डिंग चीजें नहीं पाता है, तो वो चिंता में जाता है, विचार में चला जाता है, बेचैनी में चला जाता है, डिप्रेशन में चला जाता है, और ये हमारी बीमारियां हैं, ये हमारी सीमा है, हमारी बीमारियां हैं। तो ये मति अज्ञान रूप है, तब जबकि ये सारी सेंसेस बाहर की दिशा में ही घूम रही है और कंडीशनड हो रही है, और संग्रह करने की इच्छा भीतर में, गहराई में जो हमारे अंदर मौजूद है, हम उस इच्छा के तहत ही जीते जा रहे हैं। यानी हमें पता ही नहीं है कि हम, हमारी कैसी इंस्टिंक्ट हमें लगातार चलाई जाती है, लालच चलाया जाता है, डर चलाया जाता है, हमको परिग्रह चलाया जाता है, और हम उसके अकॉर्डिंग ही चलते जाते हैं। हम कभी ठहर के सोचते ही नहीं कि क्या स्थिति में हम जा रहे हैं। और देखो, एक बार की एक घटना से एक बात बताती हूँ मैं। हम लोग ट्रेवल करते हुए कहीं एक घर पे रुके हुए हैं, और उस घर में जो माँ है, वो अपने बेटे को लेकर आती है कि देखो, ये 22 साल का लड़का है मेरा, और इतना डिप्रेशन में है, इसको दवाइयाँ दे रहे हैं हम, और दवाइयों के कारण ये पूरा पूरा दिन सोता रहता है, ये ऐसी जिंदगी जिएगा तो क्या करेगा आखिरकार। और इसने इतनी पढ़ाई करी है, उसकी डिग्रियां भी गिनाई, कि इतना इंटेलिजेंट रहा है, ये है वो है, फिर इतना डिप्रेशन में क्यों चला गया। तो फिर गुरुजी ने उसके साथ बातचीत करी अकेले में। फिर जब गुरुजी बाहर लौटे, तो कोई बात निकली, तो गुरुजी बोले, देखो, जो बंदा जितना इंटेलिजेंट है, उसी के डिप्रेशन में जाने की संभावना भी है। अगर ये बुद्धू होता तो डिप्रेशन में नहीं जाता। ये, इसने बहुत पढ़ाई लिखी की, बहुत डिग्रियां हासिल करी, अब एक समय में ये अपनी क्षमताओं के साथ बहुत कुछ करना चाहता, लेकिन इसके पापा ने रोक दिया, मम्मी ने रोक दिया, कि गांव को छोड़ के नहीं जाना, नीचे किराने की दुकान है उसको छोड़ के नहीं जाना, बस इस दुकान को ही तुम्हें संभालना होगा, तुमने जो पढ़ाई करी उसको एक तरफ रख दो। अब इसकी क्षमताएं कुछ और है, और इसको सीमित कर दिया गया, बांध दिया गया, तो क्या करेगा ये बंदा, डिप्रेस में चला जाएगा।
अपने आप को ये, क्योंकि सिचुएशंस ऐसी है कि वो लगातार अपने आप को सप्रेस करता जा रहा है, तो ये डिप्रेशन का मरीज बन गया। तब एक और फैक्ट उजागर हुआ कि अक्सर वे लोग मानसिक रूप से बीमार हो रहे हैं या डिप्रेशन में जा रहे हैं, जो कहीं न कहीं इंटेलेक्चुअली स्मार्ट भी रहे हैं। अगर इंटेलेक्ट ही नहीं होता, तो डिप्रेशन में भी नहीं जाते। अब देखो, बुद्धू लोगों को ये बीमारियाँ नहीं हो रही है, बुद्धिमानों को बीमारियाँ हो रही है। आप पागल खाने में पाओगे, जाकर के थोड़ी स्टडी करेंगे तो, कि ये असभ्य लोग, बुद्धू लोग, आदिवासी लोग, ग्रामीण लोग पागल खाने में नहीं आ रहे हैं। पागल खाने में कौन से लोग आ रहे हैं? साइकियाट्रिस्ट के पास कौन से लोग पहुंच रहे हैं? क्या आपको ग्रामीण लोग जा रहे हैं साइकियाट्रिस्ट के पास में? देहाती लोग जा रहे हैं? कम पढ़े लिखे लोग जा रहे हैं साइकियाट्रिस्ट के पास में? आदिवासी लोग जा रहे हैं साइकियाट्रिस्ट के पास में, डॉक्टर्स के पास में, पागल खाने में, हॉस्पिटल्स में? कौन से लोग जा रहे हैं? सो कॉल्ड सिविलाइज्ड, इंटेलिजेंट, इंटेलेक्चुअली स्मार्ट, पढ़े लिखे, डिग्रियां लिए हुए, खूब पैसा कमाए हुए, जिसने खूब अफेयर्स किए, अभी ये लोग जा रहे हैं वहां पे। इसका मतलब क्या हो रहा है? कि जिसको हम मति बोल रहे हैं, इस मति की अधिकता, इंटेलेक्चुअल सिचुएशन को हम प्रोग्रेस कर रहे हैं, प्रोग्रेस कह रहे हैं, लेकिन क्या ये प्रोग्रेस है? मेमोरी को हम नॉलेज बोल रहे हैं, क्या ये नॉलेज है? सेंसरी प्लेजर को हम सुख बोल रहे हैं, सफलता बोल रहे हैं, सक्सेस बोल रहे हैं, क्या ये सक्सेस है? हम उसी को तो सक्सेसफुल बोलते हैं जिसके पास सेंसरी प्लेजर, बहुत तरह के साधन इकट्ठे हैं, हर दिन अपने आप को नए नए तरीकों से वो रख पा रहा है, हम उसको सफल बोल रहे हैं, लेकिन क्या है ऐसा? थोड़ा सा हम वाइड एंगल से देखें, तो जिसको हम प्रोग्रेस बोल रहे हैं वो हकीकत में प्रोग्रेस नहीं है, वो तो हम डिस्ट्रक्शन के रास्ते पे जा रहे हैं। और जिसको हम ज्ञान बोल रहे हैं वो ज्ञान ही नहीं है, वो जो हमें पागलपन में ले जा रहा है वो ज्ञान कैसे हो सकता है? इसलिए मति एक सीमा है, एक छोटा सा छेद, एक कुएं की तरह है। और कुएं के मेंढक की क्या स्थिति होती है, वैसे हम मति ज्ञान वालों की स्थिति हो रही है। और हम अपनी इस स्थिति के साथ अवगत भी नहीं है, हमें पता भी नहीं है कि हम गलती क्या कर रहे हैं। हम चार दीवारी बना रहे हैं, हम बुद्धि से सब कुछ जान लेना चाहते हैं। अब लोग तर्क करते हैं, ईश्वर है तो प्रमाण दो, स्वर्ग नरक है तो प्रमाण दो, ये है क्या, वो है क्या। सारे शास्त्रों की बातें में कितने सारे तर्क लगाने की कोशिश करते हैं, बल्कि तर्क शास्त्र पढ़ते हैं, न्याय शास्त्र पढ़ते हैं। लेकिन ये तर्क शास्त्र, ये न्याय शास्त्र आदमी को कहाँ ले जा रहे हैं? ये तो आदमी को आदमी से काट रहे हैं। और बुद्धि का तो मतलब ही ये है कि जो वाइफिकेशन कर सके, जो डिसेक्ट कर सके, जो काट सके, जो चीजों को बांट बांट करके बता सके, वो बुद्धि है। और हम उस बौद्धिक क्षमता को ही अपनी सक्सेस मान लेते हैं। अपने बौद्धिक क्षमता के साथ हम इतना आइडेंटिफाई हो जाते हैं कि हमें लगता है कि बस मैंने इतनी किताबें पढ़ के डिग्री हासिल कर ली तो मैं डॉक्टर हो गया। कोई असली डॉक्टर आए, बुद्ध जैसे, महावीर जैसे, कोई असली डॉक्टर आए जो बिना छुए, बिना दवाई दिए, बिना टेबलेट दिए आदमी का उपचार कर सके, आदमी की बीमारी बता सके, आदमी की बीमारी डायग्नोस कर सके, आदमी का उपचार कर सके, जिसको किसी मशीनों की जरूरत नहीं है, वो असली डॉक्टर है। और असली डॉक्टर तो वो है जिसने पहले अपना उपचार किया हो। लेकिन यहाँ तो बीमारी बीमार का उपचार कर रहे हैं, तो क्या करेंगे? हम जिसको डॉक्टर बोल रहे हैं वो तो खुद बीमार है। स्वामी जी के साथ ऐसी घटना हुई। कुछ साइकेट्रिस्ट उनके साथ बैठे, क्योंकि जब उनको पता लगा कि स्वामी जी को कई कई महीनों से वो सोए नहीं है, तो उनके कोई फ्रेंड घबरा गए कि आप इतने महीने सोए नहीं, तो हम आपको साइकेट्रिस्ट के पास लेके चलेंगे। स्वामी जी तो योग स्थिति पे पहुंच गए, तो उनकी नींद घट गई, नींद हट गई। तो उनके भीतर कुछ ऐसा घटा कि उनके भीतर से नींद गायब हो गई। अब ये बात उन्होंने सहजता से किसी फ्रेंड को बोल दी।
और फ्रेंड को बोल दी तो फ्रेंड के भीतर में तो एंग्जायटी पैदा हो गई, अरे तुम्हारे जैसा नॉर्मल ही नहीं रहा तू, तो नींद नींद नहीं आती है तो चल देखो साइकियाट्रिस्ट के पास लेके जाते हैं। और स्वामी जी हँसते जा रहे हैं, हँसते जा रहे हैं। वो कह रहे हैं मैं तो कुछ मना ही नहीं करता, सामने वाला जैसा ले जा रहा है ठीक है। अब वो साइकियाट्रिस्ट के साथ बैठे, साइकियाट्रिस्ट उनके बारे में सब जानकारी लेना शुरू किया। तो स्वामी जी ने उसके साथ बातचीत जब चालू करी, तो बोलते 1 घंटे बाद में ये तय करना मुश्किल हो गया कि पागल कौन है, मरीज कौन है, उपचार की ज़रूरत किसको है? और डॉक्टर को रियलाइज़ हुआ कि उपचार की ज़रूरत तो मुझको है। स्वामी जी उसको एक ही बात बोले कि अगर तुम्हारे भीतर कुछ मन में होता है, तो क्या तुम उसका इलाज कर सकते हो? वो बोले नहीं। क्या तुम अपने मन के सारे तलों को जानते हो? नहीं। जब तुम अपने मन को ही नहीं जानते और किताबें पढ़ कर के ये समझते हो कि तुम जान गए हो, तो तुम कैसे डॉक्टर हुए? बोले जब तुम अपना इलाज नहीं कर सकते, तो तुम किसी और का इलाज कैसे कर सकते हो? अगर तुम्हारे भीतर कुछ होता है, तो तुम इलाज कर सकते हो, कभी चिंता आती है तो, कभी कोई स्थिति डिप्रेशन की पैदा होती है, तो एंग्जायटी पैदा होती है, तो तुम इलाज कर सकते हो? बोले नहीं। बोले जब नहीं कर सकते, तो किसी और का इलाज क्यों कर रहे हो? वो बोले मैं कर सकता हूँ। स्वामी जी बोले मैं कर सकता हूँ। मेरे कंट्रोल में है कि मेरा मन चले या ना चले। तो हैरान हो गया डॉक्टर, ऐसा भी पॉसिबल है? कि हाँ, ऐसा भी पॉसिबल है। तो अभी डॉक्टर्स लोग तो सुन के हैरान हो जाएँगे कि वो जो दूसरों की बेचैनियों को दूर करने के लिए डिग्री लेके बैठे हैं, उनकी अपनी बेचैनियाँ दूर नहीं हुई। तो कैसे वो डॉक्टर हुए? और उनके शरीर में कुछ हो गया तो उनका उपचार करना उनको नहीं आ रहा और दूसरों का उपचार कर रहे हैं। और हम सब ऐसे ही चल रहे हैं, सब इल्यूज़न में जी रहे हैं और हम डिग्री को सफलता मान लेते हैं, जबकि डिग्री क्या है? वो तो एक मेमोरी को स्मार्ट बनाना है। ऐसे हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की बात करते हैं। आज पूरी दुनिया आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के थ्रू चल रही है क्योंकि हम सब गूगल यूज़ कर रहे हैं, हम सब सारे ये फंक्शंस यूज़ कर रहे हैं, मो स्मार्टफ़ोन यूज़ कर रहे हैं और यही हमें रास्ता दिखा रहे हैं, यही हमें सब चीज़ें बता रहे हैं और हम सब इनके ऊपर भरोसा कर रहे हैं। कभी-कभी मज़ेदार स्थितियाँ होती है, जैसे हम लोग तो बाय कार पूरी इंडिया में अभी जगह-जगह जा रहे होते हैं, तो गूगल मैप की से ही चल रहे हैं। लेकिन कभी जो लोकल आदमी हमारे साथ बैठा होता है, वो कहता है रहने दो गूगल को मैं बताता हूँ ये शॉर्टकट वे है। वो तो कल का गूगल वो तो आज का गूगल है, हम कल के लोकल है। हम आपको शॉर्टेस्ट वे से बता देंगे, गूगल नहीं ले जा पाएगा वहाँ पे आपको। तो बड़े मज़ेदार डायलॉग बोलते हैं कि वो तो आज का गूगल है, हम कल के लोकल है यहाँ के, हमें बताएँ। तो इसको हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कह रहे हैं, क्या वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है? देयर इज़ अ क्वेश्चन। क्योंकि इंटेलिजेंस तो आर्टिफिशियल नहीं हो सकता और मशीन वही कुछ बता सकती है जो उसकी मेमोरी में फीड किया गया है। तो ये आर्टिफिशियल मेमोरी हुई, इंटेलिजेंस कहाँ हुआ? लोग सवाल करते हैं फिर आदमी तो कुछ भी नहीं है, आदमी से ज़्यादा इंटेलिजेंट तो मशीनें हो गई है क्योंकि मशीनें बता सकती है कि आप क्या करने वाले हो, आपने क्या किया है, आपने कितना वॉक किया है, आपकी हेल्थ इश्यूज़ क्या है, आपकी सिचुएशन क्या है और चैट जीपीटी में आप कोई क्वेश्चन डालो, आपको सारे आंसर मिल जाएँगे। आपको अपना दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं, इतनी किताबें पढ़ने की ज़रूरत नहीं। तो वो सब उसको इंटेलिजेंस कह रहे हैं, लेकिन देयर इज़ अ क्वेश्चन, इज़ दिस इंटेलिजेंस और इज़ दिस मेमोरी? तो लोग सवाल करते हैं कि आदमी विशेषता है लिए हुए है या ये मशीन है, ये कंप्यूटर्स? नहीं, कंप्यूटर और मशीनें वही कुछ बता सकती है जो उसमें फीड किया गया है, जो उसमें मेमोरी डाली गई है। वो प्रेजेंट में कोई नया डिसीजन नहीं ले सकते और प्रेजेंट में नया डिसीजन कौन ले सकता है? आदमी ले सकता है, लेकिन दिक्कत क्या है कि आदमी भी लेता नहीं है। क्यों नहीं लेता है? क्योंकि आदमी भी तो एक मशीन हो गया। उसके भीतर भी तो जो मेमोरी में प्रोग्राम फीड हो चुके हैं, वो उसी फी फेड प्रोग्राम्स के तहत ही चल रहा है। वो नई सिचुएशन को बिना किसी मेमोरी से बायस्ड हुए देखने के लिए तैयार नहीं है। और जब तक हमारे भीतर वो स्थिति नहीं है कि हम मेमोरी से अनबायस्ड हुए अपने प्रेजेंट सिचुएशंस को रूबरू कर सके, तब तक हम सब लोग पागलपन में रहेंगे ही रहेंगे।
मेमोरी बेस्ड जीना मैकेनिकल जीना है, मेमोरी बेस्ड जीना पागलपन में ही जीना है, क्योंकि मेमोरी बेस्ड जीवन में आप एक छोटे से दायरे के अंदर ही घूम रहे हो, और जीवन छोटा सा दायरे में नहीं है। जीवन विराट है, जीवन असीम है। जीवन नई-नई संभावनाओं को उजागर करता है, जीवन नए-नए दृश्य लाता है, लेकिन हम नहीं देखते, क्योंकि हमारी आँखें कंडीशन्ड हो गई। एक बार सूरज देख ले, अब जितनी बार भी सूरज देखेंगे हम प्रेज़ेंट के सूरज में प्रेज़ेंट को नहीं देख रहे हैं। हम फिर इस सूरज को देखते अपनी पिछली मेमोरी में चले जाते हैं, यार सूरज तो रोज़ ही आता है, चाँद तो रोज़ ही आता है, तारे तो रोज़ ही आते हैं, आकाश रोज़ ही है, फूल रोज़ ही है, ये खेत खलिहान रोज़ ही है, ये बाग बगीचे रोज़ है, पहाड़ रोज़ है। तो रोज़ रहने वाले लोग उस पहाड़ों पे देखना बंद कर देते हैं। जो कभी पहाड़ नहीं देखे वो देखने जाता है पहाड़। कि पहाड़ों में क्या मजा है। वो कहते हैं हाँ, ये हँसी वादियाँ, लेकिन वहाँ रहने वाले लोगों से पूछो कैसा लग रहा है? वो कहेंगे यार बहुत हो गया। कब हम शहर में जाएँगे? कब हम बॉम्बे जाएँगे? जब मैं फर्स्ट टाइम इधर देहरादून से मसूरी और मसूरी से आगे अ, और कोई-कोई जगह पर जाना हुआ हमारा, तो मैंने उन लोगों को बोला कि आप लोग कितने लकी हो पहाड़ों के बीच में रह रहे हो, कितना मज़ा आता होगा। तो बोले महाराज जी आपको लग रहा है क्योंकि आप यहाँ आ जाए हो, हम तो यहाँ सालों से रह रहे हैं, हम सोचते कभी बॉम्बे जाएँगे। कभी उस माया नगरी को देखेंगे। अब मैं हैरान हूँ बॉम्बे वाला आदमी पहाड़ों की तरफ भाग रहा है और पहाड़ों वाला आदमी बॉम्बे के सपने देख रहा है। तो जिनको हम देख रहे हैं, वो हमें देखने के साथ ही हमारी मेमोरी बीच में आ जाती है। और तब क्या होता है, हम भी प्रोग्राम्ड फाइल्स के अकॉर्डिंग चल रहे हैं। ये हमारी सीमा है, ये लिमिटेशन है, ये हमारा रोग है, ये हमारी बीमारी है, जो हमें समझ नहीं आती। इसीलिए हम लोग सेंसिटिव नहीं हो पाते। हमारी सेंसिटिविटी घटती जा रही है, क्योंकि हमने तो मान ही लिया। ये है, ये है, ये वो है। हमने सबको नाम दे दिया, रिश्ता दे दिया और हर चीज़ को एक कोई-कोई धारणा दे दी। एक फ्रेम बना लिया हर चीज़ के लिए। नहीं, जैसे हमने फ्रेम बना लिया कि ये आदमी का बहुत नाम है तो बहुत बड़ा आदमी है। ये आदमी बदनाम है तो बहुत बेकार आदमी है। ऐसे सब हमने कितनी सारी धारणाएँ अपने दिमाग में डाल रखी है। और अब क्या होता है, जो धारणाओं के तहत ही देख रहा है, जो धारणाओं के तहत ही सुन रहा है, जो धारणाओं में ही चल रहा है, वो व्यक्ति मति की क्षमता को भी उपलब्ध नहीं होता, मति ज्ञान को भी उपलब्ध नहीं होता, बल्कि वो स्मृति, संज्ञा, चिंता में जीता ही जाता है। और धीरे-धीरे वो भी एक मैकेनिकल कलपुर्जा बन कर के ही रह जाता है, उसको भी कोई प्रोग्राम चला रहे हैं। एक भाई हमारे साथ बात कर रहे थे मुंबई में, बोलते आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट इतना बढ़ गया है महाराज जी, फिर आदमी का क्या होगा? आदमी की तो ज़रूरत ही नहीं बचेगी, फिर आदमी को रोज़गार कैसे मिलेगा? सब काम मशीनों से होने लग जाएगा, ये है, वो है। मैंने बोला आपको इतनी चिंता क्यों हो रही है? आपको ऐसा क्यों लग रहा है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सब कुछ कर लेगा? और पहली बात आपको ऐसा लग रहा है कि ये सारा मशीनें आदमी को घेर लेगी, तो आदमी भी तो एक मशीन ही है, आदमी आदमी का है। वो बोला आप ऐसे कैसे कह रहे हो? मैंने कहा आप कैसे चल रहे हो बताओ? आपने बचपन से सुन रखा है पति-पत्नी में पति को हावी रहना चाहिए, पत्नी की बात नहीं सुननी चाहिए। आपने बचपन से सुन रखा है बहू को ऐसा होना चाहिए, सास को वैसा होना चाहिए, बेटे को वैसा होना चाहिए। अब आपके प्रेज़ेंट में बहू आई वो तो बिल्कुल डिफरेंट तरीके की आ गई। तो आपकी धारणाएँ ही तो आपको चला रही है और आप कह रहे हो मेरी बहू ठीक नहीं है, मेरा बेटा ठीक नहीं है, ये ठीक नहीं है, वो ठीक नहीं है। क्योंकि आपने भीतर में कुछ धारणाएँ बना रखी है। तो आपने जब धारणाएँ बना ली, आप धारणाओं के तहत चल रहे हो, इसीलिए प्रेज़ेंट में हर जगह टकरा रहे हो। तो क्या आपको क्लियरली नहीं दिखाई दे रहा कि आप भी मैकेनिकली चल रहे हो? इंटेलिजेंस तो उसको कहते हैं जो मेमोरी से अनबायस्ड हो। जो मेमोरी से अनबायस्ड होकर के प्रेज़ेंट को पर्सीव कर पा रहा है, दैट्स कॉल्ड मति ज्ञान। जो मेमोरी से बायस्ड होकर के चल रहा है, वो मति अज्ञान है। अभी ये क्लैरिटीज़ डेवलप होना बहुत मज़ेदार बात है। एक बहन बड़ी शिकायत करी मेरे साथ, हमने आपको इतना मान किया, इतना सम्मान किया, इतना प्यार दिया, हम आपको इतना महान मानते रहे, ये है, वो है। फिर आपने वेश ही बदल दिया, हम तो निराधार हो गए। मैंने कहा ठीक बात है,
मैंने वेश बदला। लेकिन आपने क्या मान लिया मेरे वेश बदलने से कि मैं पतित हो गई, गिर गई, मैं अज्ञानी हो गई, दुर्बुद्धि हो गई, ऐसा समझा आपने? कि बोले और क्या गृहस्थी हो गई, खत्म हो गई बात। मैंने कहा आपने कभी पूछा मुझसे क्या किया, क्यों किया, कैसे किया? आप पूछने, आप ओपन अप रहे, पूछो, सवाल करो, मेरी बात मेरे से करते सवाल करो और आपको जवाब मिलेगा। और आप क्यों मेमोरी बेस्ड डिसीजन ले रही हो कि जो कपड़े बदल देते हैं वो सब शादी कर लेते हैं या गृहस्थी बन जाते हैं? आप मेमोरी बेस्ड डिसीजन क्यों ले रही हो? आप तो इंटेलिजेंट हो, आप वर्तमान में बात करो ना। बोले सारे लोग ऐसे ही मानते हैं। मैंने कहा सारे लोग मानते हैं, वैसे ही आप मानोगे तो आप इंटेलिजेंट ही कहाँ हुए? आप क्लैरिटी भी तो डेवलप कर सकते हो। क्या पता मुझे कुछ और श्रेष्ठ मिल गया, मेरे लिए और कोई श्रेष्ठ रास्ता खुल गया, मुझे अपनी भूलें समझ आ गई, मुझे वो लिमिटेड स्थितियां दिखाई दे गई और उस लिमिटेशन में क्या स्थितियां है, क्या बेचैनियां है वो दिखाई दे गई, अपना रोग दिखाई दे दिया और उसका उपचार के लिए मैं बाहर आ गया। क्या आप उसके लिए ओपन अप हो? लेकिन ओपन अप हो ही नहीं पाते। हमारी मेमोरी इतनी ज्यादा बायस्ड करके रखती है हमको। और ये मेमोरी बेस्ड डिसीजन होता है कि हम मान ही लेते हैं कि व्हाइट कपड़ा में तो साधु है, रेड में आ गया तो असाधु हो गया। ये हमारी धारणाएं बीच में बाधा डाल देती है। और ये बात मेरे लिए नहीं कह रही हूँ, मैं तो एक एग्जाम्पल के लिए कह रही हूँ, क्योंकि मैंने उस बहन के साथ जो बातचीत की वो इसलिए की कि कहीं तो आदमी खुले, ओपन अप होवे। लेकिन हम प्रेजेंट के लिए रिसेप्टिव नहीं रहते। हम अपने पास्ट में हमने जिस तरह की बातें सुनी है या मानी है या पढ़ी है, बस हमने दिमाग में वो बातें पकड़ ली। यही तो हुआ संत ज्ञानेश्वर के साथ। और वो स्टोरी आज भी रिपीट हो रही है। संत ज्ञानेश्वर के जो पिता थे, वो संत ज्ञानेश्वर के पैदा होने से पहले सन्यासी बन गए थे। उनकी पत्नी है, वो अपनी पत्नी को छोड़ करके हिमालय में चले गए और वहां पे किसी आश्रम में रहने लग गए। जिस गुरु के पास में वो रह रहे हैं, उस गुरु को उन्होंने बताया भी नहीं कि वो शादीशुदा है और अपनी पत्नी को छोड़ करके यहाँ पर आए। बस उनके भीतर कुछ तड़प थी, कोई बेचैनी थी, कोई लगन थी और वो पहुंच गए आश्रम में और उस गुरु के पास उनके शिष्य बन करके सेवा में रहने लग गए। कुछ सालों बाद एक अजीबोगरीब घटना घटती है। उनके गुरु विचरण करते हुए उस जगह पे पहुंचते हैं आलंदी में, जहां संत ज्ञानेश्वर का जन्म हुआ। उस आलंदी एरिया में उनके गुरु पहुंचते हैं और वो देखते हैं कि एक महिला वहां पे परिक्रमा कर रही है, भक्ति सेवा कर रही है और वो उनको प्रणाम करती है, आशीर्वाद मांगती है। तो गुरु आशीर्वाद दे देते हैं कि तेरे को उत्तम संतान की प्राप्ति हो। वो हैरान होती है, उसकी आंखों से आंसू बहने लग जाते हैं, मेरे पति कहाँ चले गए, पर मुझे पता भी नहीं, छोड़ के चले गए। और वो जमाना तो नहीं था, ना मोबाइल थी, ना चिट्ठी पत्री थी, ना कोई एड्रेस आ रहा था उनके पास में। क्या करती वो, परेशान, बस रोज भक्ति करती थी, रोज अपने पति के आने की प्रार्थना करती थी। तो उसने बताया, जैसे ही नाम लिया वो पहचान गई, तो मेरे पास ही आया इसका चेला, इसका पति मेरा ही चेला है। और कहते हैं कि वो गुरु ने अपने शिष्य को वापस भेज दिया कि तेरे अभी कुछ कर्म बाकी है, तेरी पत्नी वहां तुझे इंतजार कर रही, तू जा। और सन्यास का संबंध इससे नहीं है कि तू आश्रम में रहे या घर में रहे, तेरे भीतर जोत जग गई तो तू कहाँ भी रह सकता है, तो भक्ति कहीं भी बैठ के कर सकता है। कहानी बहुत प्यारी, बहुत मजेदार है। देखो उस समय का समाज कैसा था कि जब वो लौट गए और घर आए, अपनी पत्नी के साथ रहे, उनकी संतान हुई। और कितनी अद्भुत संतान, संत ज्ञानेश्वर जैसी, मुक्ता बाई जैसी, और भी 3 बेटे हुए, तीनों ही संत हुए। लेकिन समाज ने, तत्कालिक समाज ने उस सन्यासी गृहस्थ को और उसकी पत्नी को जिंदा पानी के अंदर समाधि लेने के लिए मजबूर कर दिया। गांव में रहने ही नहीं दिया, गांव से बाहर निकाल दिया, खदेड़ दिया, बच्चों को खदेड़ दिया। कहीं सब दर दर के भिखारी बने, उनको भटकने के लिए मजबूर कर दिया, क्योंकि तुम सन्यासी होकर के गृहस्थ कैसे बन गए। अब हैरानी की बात है कि हम भीतर की स्थिति नहीं देख रहे, हम व्यक्ति की स्थिति नहीं देख रहे, हम प्रेजेंट की सिचुएशन नहीं देख रहे, हम अपने बस केवल मेमोरी बेस्ड डिसीजन लेते जा रहे हैं। और ये स्थिति तब भी थी, आज भी और हमेशा ही रहती है, क्योंकि व्यक्ति दर व्यक्ति बात है ये। समाज तो व्यक्तियों के समूह का नाम कर रहे हैं, हम भीड़ का नाम कर रहे हैं, पर ये तो व्यक्ति दर व्यक्ति ऐसे ही है। हम सारे लोग पास्ट में जीते। कोई प्रेजेंट सिचुएशन को नहीं देख रहा है कि उसकी पत्नी की क्या स्थिति है, उसके पति की क्या स्थिति है। लेकिन नहीं, वो तो कोई गुरु देख पा रहा है, बाकी लोग तो नहीं देख पा रहे। तो हम लोग जब तक किसी भी व्यक्ति के बारे में
उसकी कहानी में रस लेंगे, उस व्यक्ति की सिचुएशन का या अपनी ही सिचुएशन का हम निष्पक्ष होकर साक्षात्कार नहीं करेंगे, तब तक हमारे भीतर की मति की क्षमता उजागर ही नहीं होगी। हम स्मृति में ही जिएंगे। स्मृति में भी मति है, लेकिन स्मृति में स्मृति का पार्ट ज्यादा हो गया, मति का पार्ट कम हो गया। संज्ञा में भी मति है, लेकिन संज्ञा में वह मति है जो अतीत विषयक हो गई है। वर्तमान विषयक जो मति है, उसको अभिनिबोध बोला। चिंता में भी मति है, क्योंकि बिना मति के तो चिंता भी नहीं हो सकती है। बुद्धिमान हुए बिना आप डिप्रेशन में भी नहीं जा सकते हो। बुद्धिमान हुए बिना आप में एंजाइटी भी नहीं आ सकती है। तो चिंता में भी मति है, लेकिन वो सारी मति हमको हमारी बीमारी है। लेकिन एक अभिनिबोध की स्थिति है, वो अंडरस्टैंडिंग की स्थिति है। अभिनिबोध शब्द बहुत प्यारा है। अभिनिबोध का मतलब है अंडरस्टैंडिंग होना, और अंडरस्टैंडिंग का मतलब है आप सिचुएशन को बिना बायस्ड हुए देख पा रहे हो। ना मेमोरी से बायस्ड हो, ना एंजाइटी से बायस्ड हो, यानी ना पास्ट से बायस्ड हो, ना फ्यूचर से बायस्ड हो। सिचुएशन जैसी उसको वैसी देख पा रहे हो, दैट्स कॉल्ड अभिनिबोध। अभि यानी सुंदरता से, नि यानी निष्पक्ष, और बोध यानी अनुभव कर पाना, जान पाना। जो निष्पक्षता से, सुंदरता से जान पा रहा है, उसको अभिनिबोधिक ज्ञान बोला। इसलिए उत्तराधीन सूत्र में मति ज्ञान शब्द की जगह अभिनिबोधिक ज्ञान शब्द आता है। लेकिन फिर भी हमारी सारी स्थितियों को बताने के लिए इन जानकार लोगों ने हमें मति ज्ञान शब्द के साथ में मति, स्मृति, संज्ञा, चिंता, अभिनिबोध इतने अर्थांतरम कह दिया कि मति स्मृति है, मति संज्ञा है, मति चिंता है, मति अभिनिबोध की स्थिति में भी है। लेकिन हम अपनी स्थिति को देखते जाए, हमारी मति स्मृति तो है, लेकिन स्मृतियां हमें दुखद रूप से प्रभावित कर रही है। स्मृतियां हमें बांध रही है। स्मृतियों की पकड़ में अगर हम जी रहे हैं, तो निश्चय ही हम अपनी स्मृतियों की वजह से ज्ञान में ना होके अज्ञान में हैं। अब स्मृति है, दोनों तरीके से काम में ली जा सकती है। इसका सदुपयोग भी हो सकता है, इसका दुरुपयोग भी हो सकता है। बिना स्मृति के हम में से कोई है ही नहीं, क्योंकि हमारे बीते जो डीएनए है, जो सेल्स है, बॉडी सेल्स है, वो सब स्मृतियों का ही रूप है। हर सेल मरने से पहले अपनी स्मृति किसी दूसरे सेल में ट्रांसफर करके जा रहा है। आज हम जो पैदा हुए, हमारे भीतर हमारे जन्म पिछले हमारी दादी, नानी, परदादी, परनानी, न जाने सबकी स्मृतियां हमारे अंदर है, क्योंकि ये डीएनए जीन्स वहीं से तो आ रहे हैं। तो कितनी भांति की स्मृतियां हैं। सदगुरु बोलते हैं 16 प्रकार की मेमोरीज है हमारे भीतर, और उनमें से कुछ मेमोरीज तो ऐसी है जिनको हम इमीडिएट बदल भी नहीं सकते, वो हमारा निर्माण कर रही है। कुछ मेमोरीज ऐसी है जिन पे हम कुछ काम कर सकते हैं, जिनको हम कन्वर्ट कर सकते हैं। तो हम बार बार ये बात सीखते हैं कि अगर पास्ट में कोई चीज हमारे से हो गई है, तो कोई भी उस स्मृति से दुख को वर्तमान में ना लेके बैठा रहे। उससे कुछ लेना है तो प्रेरणा ले लो, इतिहास से कुछ लेना है तो प्रेरणा ले लो, कुछ बोध ले लो, दोबारा गलती ना करना वो समझ ले लो। और अच्छा कुछ हुआ है तो उसकी मेमोरी भी मत रख पकड़ के रखो, वरना क्या होगा, प्रेजेंट में उसके साथ हमारी कंपैरिजन चालू रहेगी, कह रहे ये तो बहुत अच्छा हुआ था, अब वो बुरा हो रहा है, तो हम फिर गड़बड़ चले जाएंगे। तो कैसे हम स्मृति का उपयोग करें लेकिन अनबायस्ड रहे। तो स्मृति भी हमारे भीतर मति की क्षमताओं को और बढ़ाने में मददगार हो जाएगी। ऐसी संज्ञा संज्ञा हमको प्रेजेंट के साथ जोड़ रही है। हमारे भीतर जो कुछ पुराना रिकॉर्डेड है उसमें, और आज के भी आज में जो हम सेंसेस कर रहे हैं, उन सबके बीच में जो कनेक्शन पैदा हो रहा है वह भी संज्ञा है। और उस संज्ञाओं में अगर सजगता बनी रहे तो मजेदार होगी कि हम प्रेजेंट में सेंसिटिव बने रहेंगे, वरना हम इनसेंसिटिव हो जाएंगे। हमारी सेंसिटिविटी बनी रहे, ये बहुत जरूरी है। और हम देखते हैं जैसे जैसे लोग इनसेंसिटिव हो जाते हैं, बस बूढ़े हो गए। बूढ़े हो गए मतलब क्लोज हो गए।
मतलब प्रोग्राम्ड हो गए। अब वो आज को नहीं जी रहे, अब वो पुराने को ही जिए जा रहे हैं। तो मति, स्मृति, संज्ञा, चिंता। चिंता एक अच्छी चीज़ है, चिंतन करने की क्षमता भी चिंता है, विचारने की क्षमता चिंता है, भविष्य को पर्सीव कर पाना, उसको इमेजिन कर पाना, वो भी चिंता है। अब वो इमेजिनेशन अगर नेगेटिव है तो वो चिंता हो जाता है, और वो इमेजिनेशन अगर नेगेटिविटी, पॉजिटिविटी से रहित एज़ इट इज़ है, तो वो मज़ेदार चिंतन हो जाता है। और वो क्षमता हमारे में, इसीलिए हम बहुत चीज़ें निर्मित कर पाते हैं, बहुत चीज़ें समझ पाते हैं। और अभिनिबोधिक ज्ञान, अभिनिबोधिक ज्ञान यानी अनबायस्ड परसेप्शन पावर इन प्रेजेंट। और ये मति ज्ञान कहाँ है? हमारे भीतर। हमारे भीतर का मतलब ऐसा नहीं कि यहाँ है, कि यहाँ है, कि यहाँ है, कि वो हमारे भीतर सब जगह है। नहीं तो जनरली हमारे भीतर ऐसी स्थिति आती है, मति बोले तो हम सोचते हैं बुद्धि, बुद्धि बोले तो हमारा हाथ सीधा यहीं पे जाता है कि ये बुद्धि। नहीं, सब जगह है बुद्धि। सारे अंग प्रत्यंग में मति है, सारे अंग प्रत्यंग में ये ज्ञान है। कोई भी स्थिति ऐसी नहीं है जहाँ ये संवेदना ना हो, जहाँ सेंसिटिविटी ना हो। लेकिन अभी हम इतने ज़्यादा बायस्ड और मेमोरी प्रोग्राम्ड में जीते हैं कि हमें अपने ही सेंसिटिविटी के प्रति, अपनी ही स्थितियों के प्रति सजगता नहीं है, सेंसेशन नहीं है। और तब क्या होता है कि हमें वो चला रहे हैं जो हमारे भीतर ऑलरेडी रिकॉर्डेड प्रोग्राम्स है। हम अपने आज की सिचुएशन से, आज के अनुभव से नहीं चल रहे। और ये हमें हमारी गलती दिख जाए तो बड़ा मजा आ जाए, हमें हमारी सीमाएं दिख जाए तो बड़ा मजा आ जाए, हम अपनी सीमाओं के बाहर जा सकते हैं। सीमाएं दिखने लगे कि ये मति, स्मृति, संज्ञा, चिंता, ये सब मेरी सीमा है, अभिनिबोध मेरी क्षमता है, और केवल ज्ञान मेरी वास्तविक स्थिति है। तो अपनी सीमा, संभावना, क्षमता और वास्तविक स्थिति से हम रूबरू होए, और अपने जीवन को अपनी जिम्मेदारी से जागते हुए जिए, अपनी दृष्टि को धारणा से मुक्त रखते हुए जिए, तो हमारा हमारा जीवन एक मुक्त जीवन होगा, एक आजाद जीवन होगा। ऐसा हो, यही सबके लिए दुआ, प्रार्थना, कि हम सब मुक्त होते रहें। जय हो। आज इस सूत्र की व्याख्या यहीं पे रखते हैं, फिर बात करेंगे आगे। सबके लिए विराट गुरु जी की दुआ, उनके द्वारा दिया हुआ आशीर्वचन। आप फूलो फलो, हो जिंदगी मखमल मुलायम। आप फूलो फलो, हो जिंदगी मखमल मुलायम। आपकी हर खुशी पे है हमारी जान सदके। दुआ करते हैं चुपचाप दिल की थाप से हम। दुआ करते हैं चुपचाप दिल की थाप से हम। रहे जाते नवाजे हर घड़ी अरमान सबके। अमन और चैन से गुजरे आपका वक्त सारा। अमन और चैन से गुजरे आपका वक्त सारा। रुख पे खिलती रहे यूं रूह की मुस्कान खुल के। रुख पे खिलती रहे यूं रूह की मुस्कान खुल के। जय हो, जय हो, जय हो। सबका कल्याण हो। ओम शांति।